फ्रेंड्स, मैं अखिलेश कुमार आज फिर से अपने चैनल में दो चर वाला रैखिक समीकरण से संबंधित क्वेश्चन लेकर आया हूं। उसके बारे में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्नों से संबंधित क्वेश्चन लेकर आया हूं। इसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था दो चर वाले रैखिक समीकरण के परिचय के बारे में। किसे कहते हैं? आज हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 होता है। इसमें ध्यान समझिए, सबसे पहले क्या बोला है यहाँ पर दो चर वाला, तो इसमें दो चर होना चाहिए। एक यहाँ x है और y है, ठीक है। यहाँ पर x और y दो चर है और a1 b1 c1 a2 b2 और c2 एक वास्तविक संख्या है, एक वास्तविक संख्या है। एक वास्तविक संख्या है। अब सबसे पहले समझते हैं उसके रेखा के बारे में। जब दोनों समीकरण से दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है तब उसे क्या कहते हैं? तब वे दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। तब वे दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये हमारा पहला समीकरण से है, समीकरण एक से आ गया ए रेखा है और समीकरण दो से ए वाला रेखा बन रही है। तो ये रेखा जो दोनों एक दूसरे को काट रही है इसे क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। उसके बाद देखिए, जब दो रेखाएं एक दूसरे को समांतर होती है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को समांतर होती है, कभी नहीं काटती है, तो उसे तब दोनों रेखाओं को आपस में क्या कहेंगे? समानांतर रेखाएं कहेंगे। या इसके इस प्रकार से लिख सकते हैं या इस प्रकार से समझ सकते हैं इसे। ये दोनों रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, नहीं काटेगी। ये हमारा समीकरण एक से हो गया, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये हमारा हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हमारा दूसरा समीकरण से। ये दोनों रेखाएं कभी नहीं काटेगी, यानी दोनों समांतर रेखाएं हो जाती है, ठीक है। तीसरा कंडीशन है, जब दोनों रेखाएं एक ही रेखा पर हो तो दोनों रेखाएं आपस में समपाती कहलाती है। दोनों रेखाएं आपस में समपाती कहलाती है, समपाती कहलाती है। समपाती का मतलब हो गया दोनों रेखाएं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर समीकरण एक है, समीकरण एक से ये वाला रेखा गया a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इसी पर एक और अन्य रेखा इसी पर आधारित होगी, इसी पर से गुजरेगी। ये हमारा दूसरा समीकरण से होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इसे समपाती रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? समपाती रेखाएं कहेंगे, ठीक है। अब चलते हैं इसे ग्राफीय विधि से कैसे हल करते हैं। इसे ग्राफीय विधि से कैसे हल करते हैं? एक्सरसाइज 1.1 का एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन रहेगा। एक्सरसाइज 3.1 करें।
हम लोग सीखेंगे ग्राफीय विधि या ज्यामितीय विधि से हल करना। समीकरण को ग्राफीय विधि और ज्यामितीय विधि से हल करना, ये दोनों एक ही होता है, ग्राफीय विधि या ज्यामितीय विधि। इसके लिए सबसे पहले हमें ग्राफ को समझना होगा। ग्राफ में क्या होता है, दो अक्ष होती है, एक एक्स अक्ष और दूसरा वाई अक्ष होती है। एक एक्स अक्ष और दूसरा वाई अक्ष होती है। जमीन को समानांतर जो जाती है रेखा उसे एक्स अक्ष कहते हैं, इसे एक्स अक्ष कहते हैं। ऐसे एक्स डैश अक्ष कहते हैं। उसके बाद जो जमीन पर सीधी लंबवत खड़ी होती है उसे वाई अक्ष कहते हैं, इसे वाई डैश अक्ष कहते हैं। समझने में दिक्कत नहीं होगी। यहां पर समझिए, जहां एक्स अक्ष और वाई अक्ष, जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पर मिलती है, यहां पर मिलती है, इसे मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु कहते हैं, जिसका नियामक यानी निर्देशांक 0,0 होता है। यदि क्वेश्चन में पूछा जाए एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। अब चलिए इसके बारे में समझते हैं। यहां पर देखिए, इसे हम बराबर चार भागों में सबको बांट देते हैं। इसे हम 4 बराबर भाग में बांटेंगे तो 1, 2, 3 और 4, ये हमारा 4 भाग हो गया। इधर भी हम 4 भाग बांट देते हैं, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4। उसी प्रकार ऊपर भी हम बांट देते वाई अक्ष को भी 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4। यहां भी 4 भाग हो गया। इधर भी नीचे भी बांट देते हैं, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग हो गया। ठीक है। यहां पर मूल बिंदु से दाहिना तरफ जाएंगे तो यह हमारा एक्स अक्ष में धनात्मक हो जाएगा, यानी ये हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। मूल बिंदु से जैसे ही बाएं तरफ आएंगे तो ये हमारा माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3 और माइनस में 4 हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार जब हम मूल बिंदु से ऊपर की ओर वाई अक्ष पर जाएंगे तो हमारा धनात्मक हो जाएगा, यानी +1, +2, +3, +4। ठीक है। उसी प्रकार मूल बिंदु से वाई अक्ष में नीचे की ओर आएंगे तो हमारा ऋणात्मक मान होगा, -1, -2, -3, -4। यह हमारा एक्स अक्ष और वाई अक्ष को बराबर भाग में बांट दिया। यहां पर ध्यान दीजिए, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। यह हमारा एक्स अक्ष है और यह हमारा वाई अक्ष है। ठीक है। एक्स अक्ष को ध्यान में रखिएगा, यह हमारा ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, एक्स अक्ष को भुज, तथा वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। इसे याद रखिएगा। अगर याद नहीं रखना चाहते तो इसे नोट कर लीजिए। नोट करने से क्या होगा, आपको कभी भूल जाइएगा तो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। ठीक है। और दूसरा इसे क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा,
पूछा जाएगा इस प्रकार पूछा जाएगा कि x अक्ष पर भुज का मान कितना होता है, कोटि का मान कितना होता है। x अक्ष पर y का मान यानी कोटि का मान 0 होता है, 0 होता है। ये हमारा x अक्ष है, x अक्ष पर y का मान हमेशा 0 होता है, ठीक है। उसी प्रकार इसका अपोजिट हो जाएगा y अक्ष पर x का मान 0 होता है। ये बहुत आसान है। x अक्ष पर y का मान 0 और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। अब एक और बात समझ लीजिए, यहाँ पर जब भी किसी बिंदु का निर्देशांक लिखा जाता है तो सबसे पहले x अक्ष को लिखा जाता है, सबसे पहले x अक्ष को लिखा जाता है। जब भी किसी बिंदु का निर्देशांक लिखा जाता है तो पहले x का मान और x का मान उसके बाद y का मान लिखा जाता है, y का मान लिखा जाता है। जब भी किसी बिंदु का निर्देशांक लिखा जाता है तो सबसे पहले x का मान उसके बाद y का मान लिखा जाता है, ठीक है। उसे कैसे लिखा जाता है यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये हमारा x का मान है, अगर इसमें कोई भी बिंदु आएगा, 4 चतुर्थांश हो गया, यहां हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश, ये हमारा हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश हो गया। ये हमारा हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश, ये हमारा हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश, और ये हमारा हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। ये हमारा चतुर्थ चतुर्थांश हो गया। ये हमारे लिए और आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये चतुर्थांश को समझना। यानी यहाँ प्रथम चतुर्थांश में हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर प्लस और प्लस का चिन्ह रहेगा, किसी भी बिंदु का मान प्लस प्लस में ही रहेगा। यानी x का मान भी यहाँ प्लस है यहाँ पर, और y का मान भी यहाँ पर प्लस। इसीलिए इसमें जो भी बिंदु आएगा, जैसे मान लेते हमको लिखना है 2,3 का, तो ये हमारा 2 हो गया और 3 हो गया, यहाँ पर लिखेंगे ये वाला बिंदु, इसे हम a और 2,3 लिखेंगे। इतने बात समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, ये दोनों रेखा जहां पर कटेगी वही हमारा बिंदु होगा, वही हमारा बिंदु हो जाएगा, ठीक है। यानी प्रथम चतुर्थांश में प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह कैसा रहता है, तो प्लस और प्लस। और द्वितीय चतुर्थांश में यहाँ पर देखिए सबसे पहले x अक्ष का मान लिखा जाता है, तो इस चतुर्थांश में देखिए यहाँ पर इस अक्ष पर यहाँ पर x का मान माइनस है, यानी इसमें कोई भी बिंदु आएगा x का मान माइनस हो जाएगा और y का मान ये वाला प्लस हो जाएगा। द्वितीय चतुर्थांश में जब भी किसी बिंदु का लिखा जाता है तो x का मान माइनस और y का मान प्लस होता है, ठीक है। तृतीय चतुर्थांश में आ जाएंगे तो उसके बाद तृतीय चतुर्थांश में क्या हो जाएगा, x का मान पहले लिखते हैं तो ये हमारा माइनस हो गया,
और उसके बाद y का मान लिखते हैं, यानी माइनस कॉमा माइनस हो जाएगा। ये हमारा चिन्ह हो गया। और चतुर्थांश में जाएंगे तब क्या होगा, यहाँ पर देखिए पहले x का मान प्लस और y का मान माइनस हो जाएगा। इसे भी नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं इसे ग्राफ पर कैसे बनाते हैं। प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, और द्वितीय चतुर्थांश का माइनस प्लस, और तृतीय चतुर्थांश का माइनस माइनस, और चतुर्थ चतुर्थांश का प्लस माइनस हो जाता है। इसको चतुर्थांश नहीं कहोगे, इसको पाद बोल देते हैं, ठीक ना। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद, ठीक है। उदाहरण नंबर 2 को सॉल्व करते हैं ग्राफीय विधि से। क्या कर रहा है, रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी। 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी, ठीक है। और उसके बाद क्या कहता है, उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी 18 रुपए में उसी प्रकार के 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय विधि रूपों में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पर माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपए तथा एक रबड़ का मूल्य y रुपए है। प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कह रहा है, 9 रुपए में वह जो है रोमिला 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदती है। तो 2 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, एक पेंसिल का मूल्य x रुपए, तो 2 पेंसिल का मूल्य 2x रुपए प्लस में, और एक रबर का मूल्य y रुपए, तो 3 रबर का मूल्य 3y हो जाएगा, 3y रुपया। और दोनों रुपया मिलाकर कुल 9 रुपए है उसके पास। 9 रुपए में दोनों प्रकार की पेंसिल और रबड़ खरीदती है। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। इसे समीकरण 1 माना, समीकरण 1 माना, या इसे हम समीकरण 1 मान लिए हैं। इसमें क्या करते हैं, 2x प्लस 3y बराबर 9 था। इसे हम समीकरण अभी नहीं माने, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ पर 3y बराबर हो जाएगा 9, यहाँ 2x है, माइनस में 2x हो जाएगा। अब क्या करते हैं, y का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर 9 माइनस 2x है, अब बटा में ये वाला 3 चल जाएगा भागा में, ठीक है। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, इससे एक बॉक्स बनाते हैं, जिसमें हम x और y का मान निकालेंगे, x और y का मान निकालेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पर समीकरण 1 से यहां पर x का और y का मान निकालेंगे। यहां पर ध्यान दीजिए, अपना मन से यहां पर मान रखना है। इतना छोटा रूप में लाना है इसे, जो हमें ग्राफ बनाने में आसानी हो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पर x का मान समीकरण 1 में, यहाँ y बराबर 9 माइनस 2x बटा में 3 है। अब क्या करते हैं, x का मान 0 रख कर लेते हैं। x का मान जैसे ही 0 रखेंगे तो 2 गुने 0 0 हो जाएगा, बटा में 3 यानी 9 बटा में 3 हो जाएगा। 2 गुने 0 तो 0, यहाँ पर 9 बटा में 3 हो जाएगा, यहाँ 3 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए x का मान कितना रखे थे 0, तो y का मान हमारा कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है।
यानी x का मान जैसे ही 0 रखे तो y का मान हमारा 3 हो गया। इसका निर्देशांक हो जाएगा 0,3 हो जाएगा। अब फिर चलते हैं, इसी में मान रखते हैं, अब कोई दूसरा मान रखते हैं। अब सोचे थोड़ा सा x का मान क्या रखें, छोटा से छोटा रूप में आ जाए। अगर हम यहाँ x का मान 3 रखते हैं, x का मान अगर 3 रखते हैं तो क्या होगा, तो 9 माइनस 2 गुने 3 यानी 3 दूना 6 हो जाएगा बटा में 3। अब 9 में से 6 घटाएंगे तो बच जाएगा हमारा 3 यानी 3 बटा में 3 यानी कट गया। x का मान हम जैसे ही 3 रखे तो y का मान हमारा 1 आ गया, यानी इसका निर्देशांक हो जाएगा 3,1 हो जाएगा। 2 इसमें निकालिए x और y का मान, तीसरा निकाला जाए तो निकाल लीजिए, नहीं निकाला जा सकता छोड़ दीजिए। 2 ही से हमारा आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं फिर क्वेश्चन में पुनः फिर कह रहा है सोनाली ने भी 18 रुपया में, उसके पास कितना है 18 रुपया है टोटल, वह रबर कितना खरीदती है, तो पेंसिल 4 पेंसिल खरीदती है तो उसका 4 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 4x रुपया, प्लस में 6 रबर खरीदती है तो 6 रबर का दाम, 1 रबर का y रुपया तो 6 रबर का 6y रुपया हो जाएगा। और दोनों को मिलाकर दुकानदार को वह 18 रुपए देती है, 18 रुपए देती है। अब इसे भी एक समीकरण निकालेंगे, यहां से 6y बराबर हो जाएगा 18 माइनस 4x। जैसे ही हम x का मान निकाले y का मान निकालेंगे तो 18 माइनस 4x अब बटा में हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम इससे भी अब एक बॉक्स बना लेते हैं, इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं, समीकरण 2 मान। अब क्या करते हैं, यहां से भी एक बॉक्स बना लेते हैं। x y हो जाएगा। अब क्या करते हैं, यहां पर कितना मान रखें, तो अगर y का मान अगर 0 रखते हैं, y का मान x का मान अगर 0 रखते हैं तो यहाँ पर 4 गुने 0 तो 0 हो जाएगा, 4 गुने 0 तो 0, 18 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, 18 में से 0 घटाएंगे तो 18 बच जाएगा। 18 को अगर 6 से भाग देंगे तो 3 बार में कट जाएगा, यानी y का मान 3 आ गया, 0,3। ये हमारा एक बिंदु बन गया। ठीक है, उसी प्रकार से पुनः फिर x का मान अगर हम 3 रखते हैं, x का मान अगर 3 रखते हैं, यहाँ पर x का मान 3 रखते हैं तो 4 3 12 कितना हो जाएगा, 4 3 12, 18 में से 12 को घटाएंगे तो बच जाएगा 6, अब बटा में 6, यानी y का मान कितना आ जाएगा 6 बटा में 6 है तो 6 काट देंगे तो 1 बार में कटेगा, यानी 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका निर्देशांक हो जाएगा 3,1 हो जाएगा। अब चलते हैं ग्राफ पर। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 लाइन खींचेंगे, यहाँ पर 2 लाइन खींचेंगे, जो जमीन के समानांतर रहेगा उसे हम x अक्ष कहते हैं, और जो जमीन के सीधा लंबवत रहता है तो उसे हम y अक्ष कहते हैं। x अक्ष और y अक्ष जहां मिलता है उसे हम मूल बिंदु कहते हैं, जिसका निर्देशांक 0,0 होता है। अब देखिए यहाँ पर इसका निर्देशांक 0,0 होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे अधिकतम अंक कितना है 3, तो सब चारों भाग जो है प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थांश को 3-3 भाग में बांट दीजिए, बराबर भाग में, 1 2 और 1 3, 1 2 और 3, 1 2 और 3, 1 2 और 3। ठीक है, इतना हम मान रख दिए।
अब क्या करते हैं, इधर जो होता है मूल बिंदु से दाहिना तरफ जो होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी धनात्मक होता है, 1 2 3। और इसके जैसे ही दाएं बाएं तरफ जाते हैं तो ये हमारा निगेटिव हो जाता है, -1 -2 और -3 हो जाती है। यहाँ पर देखिए y अक्ष में भी वैसा ही होता है, यहाँ पर 1 2 3 और y डैश का जैसे ही मान निकालेंगे तो ये हमारा -1 -2 और -3 हो जाएगा। ठीक है, पहला समीकरण पर चलते हैं। यहाँ पर 0, 3 था, 0 x का मान 0 और y का मान 3। यहाँ पर हो जाएगा बिंदु, इसको मान लेते हैं a, इसका नाम हो जाएगा a, 0, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा चलते हैं 3, 1, 3 यहाँ है और 1 यहाँ है, ये बिंदु हो गया हमारा b, इसका निशान हो गया 3, 1 हो गया। अब क्या करते हैं, दोनों को स्केल की सहायता से मिला दीजिए, स्केल की सहायता से मिला दीजिए। चलिए, ये थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, स्केल की सहायता से मिलाने की कोशिश कीजिए। अब क्या करते हैं, यहाँ पर x, y है, फिर यहाँ दूसरा समीकरण से एक और बॉक्स बनाए थे, उसका भी निशान लिख लेते हैं। इसका भी 0, 3 है, यहाँ पर इसी का मान हो जाएगा 0, 3, यानी इसी रेखा पर होगा, यानी दोनों रेखा क्या होगी, संपाती हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 0, 3 हो गया और 3, 1 है तो 3, 1 यहाँ होता है। ठीक है, यानी दोनों समीकरण का 2x + 3y = 9 का भी समीकरण रेखा यही है, और 4x + 6y = 18 का भी समीकरण यही है। दोनों का समीकरण यही हो गया यह। अतः दोनों रेखाएं समपाती है। क्या है, समपाती है। इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं 3 नंबर उदाहरण पर, इसे मिटा दे रहे हैं। हमारा 2 नंबर उदाहरण कंप्लीट हो चुका है। इसे हम बीजगणितीय रूप में और ग्राफीय रूप में दोनों में प्रदर्शित कर चुके हैं। अब चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पर, तीसरा नंबर उदाहरण पर। ये रहा उदाहरण नंबर 3। इसमें 2 रेल की पटरियों का समीकरण दिया हुआ है, इसे ज्यामितीय और बीजगणितीय रूप में प्रदर्शित करना है। इसे ज्यामितीय और बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है, प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 समीकरण दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1, 2y - 4 = 0। इसे हम समीकरण 1 बनाते हैं। x + 2y = 4 हो जाएगा। यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो ये 2y उधर चला जाएगा, 4 - 2y हो जाएगा। इससे हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स में क्या रहेगा, x और y रहेगा। क्या रहेगा, x और y रहेगा। इसे हम समीकरण क्या मानेंगे, 1 मान लेंगे। समीकरण 1 माना। अब समीकरण 1 से इसमें x और y, इसमें x, y रहेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें y का मान अगर 0 रखते हैं, y का मान अगर 0 रखते हैं तो x का वैल्यू जो है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 4 - 2y, 4 - 2 × 0, तो 4 - 0 हो जाएगा, बराबर में हमारा आंसर 4 होगा। यानी y का मान, सॉरी x का मान x का मान 4 आ गया। ठीक है, इसका निशान 4, 0 हो जाता है। अब फिर क्या करते हैं, x की वैल्यू यहाँ पर दूसरा मान रखते हैं। x बराबर अगर 1 रखते हैं, मतलब 1 रखते हैं, तो क्या होगा, y की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो x बराबर 4 - 2 × y का मान 1 है, तो 4 - 2 × 1 तो 2। यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा तो 2 बच जाएगा।
एक रखें तो 2 आ गया, इसे भी हम एक बिंदु मान लेंगे 2,1 को। ठीक है, अब क्या करते हैं, y का मान 2 रखकर चेक कर लेते हैं, 2 रखकर चेक कर लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 4 माइनस 2 गुने 2, यानी 4 माइनस 4 बराबर 0। जैसे ही हम y का मान 2 रखें, y का मान 2 रखें तो हमारा x का मान 0 आ गया, यानी 0,2 हो गया। इससे हम एक रेखा खींचेंगे, इसे हम एक रेखा खींचेंगे। अब क्या करते हैं, पुनः दिया हुआ है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर x, y, सॉरी यहाँ पर दिया हुआ है क्या, 2x प्लस 4y माइनस में 12 बराबर 0। अब क्या करते हैं, यहाँ पर x का वैल्यू निकाल लेते हैं। 2x बराबर, यहाँ माइनस में है, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, प्लस में 12, और यहाँ माइनस में 4 है, इसको भी उधर ले जाते हैं तो ये हमारा माइनस में 4y हो जाएगा। ठीक है, अब x का जैसे ही मान निकाल लेंगे तो ये हमारा 12 माइनस 4y बटा में हो जाएगा, 2 गुना में था, यहाँ चलाएगा भागा में। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसे छोटा रूप कर देते हैं। अब इसे एक बॉक्स बना लेते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब हम y का मान, यहाँ पर y का मान कितना रखें, तो y का मान अगर हम 2 रखते हैं, यहाँ पर y का मान अगर 2 रखते हैं, 1 रखते हैं, y का मान अगर हम 1 रखते हैं तो 12 माइनस 4 गुने 1 तो 4 बटा में 2, यानी 8 बटा में 2, 4 में कट जाएगा, यानी x का मान हमारा 4 आ जाएगा। और जैसे ही हम y का मान अगर हम 2 रखते हैं, y का मान हम 2 रखते हैं तब 12 माइनस 4 गुने 2 हो जाएगा, 4 गुना 8, यानी 12 में से 8 जाएगा तो हमारा बच जाएगा 4 बटा में 2, ये 2 से हमारा 2 बार में कट जाएगा, 2 रखे तो ये हमारा 2 हो गया। ठीक है, अब हम एक और बिंदु निकाल लेते हैं। जैसे हम y का मान अगर 3 रखते हैं, y का मान 3 रखते हैं तब 12 माइनस 4 गुने 3 बटा में 2 हो जाएगा, 12 माइनस 4 से 12 बटा में 2, यानी 0 बटा में 2 बराबर 0 हो जाएगा। 3 रखते तो हमारा 0 हो गया। अब इसको हम बिंदु मानेंगे 4,1, 2,2, 0,3 हो गया। ठीक है, अब चलते हैं ग्राफ पर। ग्राफ पर कैसे बनाते हैं, दो रेखा खींचेंगे, एक होगा x अक्ष और दूसरा होगा y अक्ष। इसे हम x अक्ष, इधर x डैश, इसको हम y अक्ष, इधर हम y डैश अक्ष बोलेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे यहाँ पर देखेंगे कितना अधिकतम अंक कितना है, तो अधिकतम अंक इसमें 4 तक है, तो 4 बराबर भाग में ही बांटेंगे, 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, यहाँ पर तो 0, 0 हो जाएगा, मूल बिंदु है इसीलिए। अब क्या करते हैं, इसे सबसे पहला बॉक्स में चलते हैं, इसका निशान है 4,0, यानी x अक्ष पर यहाँ पहले मान रख देते हैं 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4 हो गया। अब पहला बॉक्स से एक एक बिंदु करके उठाते हैं, 4,0, यानी x का मान 4 और y का मान 0, तो यहां पर चल जाएगा। इसका मान बिंदु मान लेंगे a मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4,0 हो जाएगा। अब दूसरा बिंदु मान लेते हैं, दूसरा बिंदु क्या है, 2,1, x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 1, यानी यहां होगा।
ये हो जाएगा। और तीसरा बिंदु है 0,2, यानी x अक्ष पर 0, x का मान 0 और y का मान 2, यहां हो जाएगा। ये तीनों रेखाओं क्या करेंगे, मिला देंगे। तीनों रेखा को स्केल की सहायता से मिला देंगे। इसका नाम हो जाएगा क्या, इसका नाम था x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा। अब दूसरा समीकरण पर चलते हैं, दूसरा बॉक्स से। तो दूसरा बॉक्स में क्या है, 4,1, 4,1 यहां हो जाएगा 4,1। इसका बिंदु मान लेते हैं, क्या होगा, इसका माने थे 2,1 का b माने थे, तो इसे हम c मान लेते हैं। और यहां पर 2,2 है, 2,2 यहां पर हो जाएगा 2,2, 2,2 इसे मान लेते हैं ABC, यहां मान लेते हैं E मान लेते हैं इसे, ये हो गया। अब चलते हैं यहां पर 0,3 पर, 0,3 यहां हो जाएगा 0,3, इसे हम F मान लेते हैं और इसे भी मिला देते हैं। क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो ये दोनों रेखाएं जो होगी समांतर रेखाएं होगी। क्या होगी, दोनों रेखाएं समांतर होगी, समांतर रेखाएं होगी। ठीक है, अब चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। इसमें एज से संबंधित है, एज से संबंधित क्वेश्चन है। सबसे पहले, यदि प्रश्न में पूर्व कहा जाए, पूर्व कहा जाए तो वर्तमान उम्र में, वर्तमान आयु में से घटाकर लिखते हैं, घटाकर लिखेंगे, घटाकर लिखेंगे। और उसके बाद दूसरा नंबर कंडीशन में, यदि प्रश्न में x वर्ष पश्चात कहा जाए तो वर्तमान आयु में से जोड़ कर लिखते हैं, वर्तमान आयु में जोड़ कर लिखते हैं। यह हमेशा याद रखिएगा। ये दोनों पॉइंट को नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 1 का 1 और इससे आगे वाले प्रश्न को बनाने में बहुत आसान होगा। ये हमारा 3.1 एक्सरसाइज जो है, हम अगले वीडियो में उसमें हल करेंगे।